हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं सितंबर मंथ के थर्ड वीक के करंट के बारे में, जहां पर हम 15 से 21 तक की बात करेंगे। दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी किड्स एज वेल एज फॉर क्लैट। यहाँ पर हम लोग पैसेजेस तो कवर करेंगे, बट आप अप्रोच देखेंगे क्लैट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और सीयूईटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है ये, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ये करंट आया है एमपॉक्स से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है एमपॉक्स की करंट सिचुएशन अफ्रीका में तो बहुत बुरा हाल है। 70% ऑफ एमपॉक्स केसेस आर रजिस्टर्ड इन कॉन्गो एलोन। और ये वो कंट्री है जो एमपॉक्स से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। यहाँ पर खासकर कि वो बच्चे जो 15 साल या उससे ज्यादा प्लस वो सब लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कॉन्गो में खासकर कि एमपॉक्स बहुत तबाही मचा रहा है। तो डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको हाल फिलहाल में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी अनाउंस कर दिया है, जैसे जैसे इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली इन अफ्रीका बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इंडिया में भी केरला में पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। 38 ईयर ओल्ड मैन हु ट्रेवल्ड फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू इंडिया, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं उसको टेस्ट करने की और इस पैंडेमिक को इंडिया में ब्रेक ना हो, मतलब उसको रोकने की। तो आइए बात करते हैं। देखिए, वैक्सीन की बात करता हूं यार। तो वैक्सीन कोई क्योर नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंशन। तो डब्ल्यूएचओ ने पहला ऑथोराइजेशन दे दिया है दुनिया की पहली वैक्सीन को, जिस वैक्सीन को बनाया है बेवेरियन नॉर्डिक ने। बेवेरियन नॉर्डिक, दिस वैक्सीन इज प्रोड्यूस बाय देम। और इसको प्री क्वालिफाई कर दिया है या क्वालिफाई कर दिया है, ऑथोराइजेशन लेटर मिल गया है डब्ल्यूएचओ को कि आप एमपॉक्स वैक्सीन का यूज एडल्ट्स में कर सकते हैं। एंड इट इज मार्किंग अ वेरी क्रिटिकल स्टेप इन कॉम्बैटिंग दिस डिजीज, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका। तो जिन लोगों को अभी तक एमपॉक्स नहीं हुआ है, अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं तो आने वाले समय में एमपॉक्स वायरस उन पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वैक्सीन को क्वालिफिकेशन ना तो केवल डब्ल्यूएचओ ने दी है, बट बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज जैसे कि गावी और यूनिसेफ भी इसको आने वाले टाइम में परचेज करेंगी और सभी लोगों को ये लगाई जाएगी। हालांकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, जैसे कि समझ में आ रहा है, क्योंकि बेवेरियन नॉर्डिक की इतनी कैपेसिटी नहीं है, सिंगल मैन्युफैक्चरर है। एंड इफ यू रिमेंबर डियर, डब्ल्यूएचओ ने कभी कोविड वैक्सीन के लिए कुछ लाइन बोला था इंडिया के लिए कि दैट इंडिया इज एन एसेट टू द वर्ल्ड। और अपन एसेट क्यों है दुनिया के लिए? क्योंकि हमारे पास भली वैक्सीन हम लोगों ने एमपॉक्स की नहीं बनाई हो, बट हमारे पास कैपेसिटी है कि हम एक दिन में बहुत सारी डोज बना सकते हैं। तो अगर ये कल को बेवानियन नॉर्डिक इसका फॉर्मूला इंडिया के साथ शेयर करता है, तो वी कैन अल्टीमेटली बी अ वेरी गेम चेंजर इन दिस वैक्सीन प्रोडक्शन। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से सारी चीजें हो रही हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट डब्ल्यूएचओ डियर। डब्ल्यूएचओ गॉट फाउंडेड ऑन 7th of April 1948, हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा ऑफ स्विट्जरलैंड। और डायरेक्टर जनरल होते हैं बेटा डब्ल्यूएचओ के, नाम है इनका टेड्रोस अधानोम। इसी के साथ खत्म होता है पहला करंट। हेडिंग फॉरवर्ड टू सेकंड न्यूज। ये बहुत ट्रेंड कर रहा था, अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, थोड़ा बहुत तो क्या, इंस्टाग्राम तो आजकल सभी देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया है कि वो अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को अब जल्दी से इसका नामकरण करने वाले हैं। हालांकि भारत में ये नाम वाम चेंज करने का जो पॉलिसी है, ये शुरू होता है योगी आदित्यनाथ से, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट किसने करी? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस करा कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर पोर्ट ब्लेयर में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉलोनियल इम्प्रिंट्स दिखते हैं। कॉलोनियल इम्प्रिंट्स को मिटाने के लिए इस सरकार ने काफी कुछ किया है। अगर आप थोड़ा बहुत याद कर लें तो मैं आपको एक बार से दोबारा से याद दिला दूं। हम लोगों ने राजपथ का नाम चेंज किया। राजपथ का नाम हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया और राजपथ को कर दिया कर्तव्य पथ। तो ये सब चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कॉलोनियल इम्प्रिंट्स को खत्म करने की ये कोशिश हो रही है। हम लोगों ने ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को छोड़ा, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को छोड़ा और अब अपन लोग शिफ्ट कर गए हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस में, जो कि ट्रायंगुलर बिल्डिंग है। उस टाइम पर भी इसी सरकार ने यही बोला था कि वी आर डूइंग दिस ऑल जस्ट टू रिमूव द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। और सही बात भी है यार, क्योंकि देखिए, बहुत से दुनिया में ये देखा जाता है ना कि जब भी आपका देश आजाद होता है तो आप लोग अपनी पार्लियामेंट हाउस, जो आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट है, उनके रुकने की जगह अलग से बनाते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम लोग वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से काम चला रहे थे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि भाई हम लोग पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर
श्री विजयपुरम करने वाले हैं, जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार की। आगे चलते हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग कॉलोनियल लेगेसीज को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। बेटा, अंडमान निकोबार एक वो इलाका है, वो आइलैंड है इंडिया का, जहां पर काला पानी की जेल भी बनी हुई है। बिल्कुल, काला पानी की जेल, जिसको आप सेल्युलर जेल भी कहते हैं। और यहीं पर दामोदर, वीर दामोदर सावरकर ने अपने दिन बिताए थे। तो बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर का नाम एक्चुअली में पड़ा था पोर्ट कॉर्नवालिस। पोर्ट ब्लेयर का ओरिजिनल नाम पोर्ट कॉर्नवालिस था। ठीक है जी, आफ्टर विलियम कॉर्नवालिस विजिटेड दिस आइलैंड। उसके बाद कॉर्नवालिस, पोर्ट कॉर्नवालिस का नाम चेंज करके पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। और अब दोबारा इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया जा रहा है। अंडमान निकोबार एक आर्कियोपोलॉजी है। आर्कियोपोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। 500 से ऊपर आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और कई सारे आइलैंड्स पहले भी हम लोगों ने इनका रीनेम किया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर देने के लिए अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड्स के नाम चेंज करे थे। जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था, नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया था, और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था। इससे पहले हमने 30 से ज्यादा आइलैंड्स का नाम भी चेंज किया है, जब हम लोग परमवीर चक्र बांट रहे थे। परमवीर चक्र इंडिया में गैलेंट्री अवार्ड है फ्रेंड्स, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। बेटा, यूरोपियन एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट कभी लॉन्च किया था, अक्टूबर 20 2018 में। और इस जॉइंट मिशन का नाम था बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के बीच। जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। और इस बेपी कोलंबो को भेजा गया था मरकरी को स्टडी करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में इस बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी की बहुत ही पास से इमेज खींची है। तो इट हैज कैप्चर्ड सम क्लोजेस्ट इमेजेस ऑफ मरकरी सरफेस एट द सनराइज, और ये हमको भेजा है। तो ऑफ कोर्स मरकरी को स्टडी करने के लिए ऐसी इमेजेस बहुत काम की है। आपको थोड़ा बहुत मैं मरकरी के बारे में बता दूं वैसे भी, कि मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। और किसी भी एटमॉस्फेयर के नहीं होने की वजह से मरकरी में टेम्परेचर का डायरनल रेंज, डायरनल रेंज किसे बोलते हैं जी? डायरनल रेंज जनरली कहते हैं बेटा सुबह के समय का टेम्परेचर और नाइट टाइम का टेम्परेचर, उसका डिफरेंस। जैसे अगर मान के चलो कि अर्थ का सुबह का टेम्परेचर होता है 18 और रात आते आते टेम्परेचर हो जाता है 38, तो हमारा डायरनल रेंज हो गया तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब सुबह का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस। बट अगर मैं मरकरी का डायरनल रेंज देखूं ना, तो मरकरी का डायरनल रेंज सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। सुबह तो टेम्परेचर हो जाता है इसका 400 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, और रात को टेम्परेचर चला जाता है -200। तो अगर आप देखें तो 600-700 डिग्री का सुबह और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस है मरकरी का। तो बहुत बहुत ज्यादा डायरनल रेंज मरकरी में टेम्परेचर की देखने को मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंजीनियर्स डे। ठीक है जी, तो ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज द नेशनल इंजीनियर्स डे, इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू आवर इंडियन इंजीनियर भारत रत्न श्री मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, सॉरी विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, श्री मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। इनके बर्थडे पर 15 सितंबर इंडिया में डिक्लेयर किया गया था एज द नेशनल इंजीनियर्स डे। और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1968 से आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बता दूं, नेशनल इंजीनियर्स डे श्री मोक्ष गुंडम जी का बर्थडे है। 1968 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये डे केवल इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज नॉट द इंटरनेशनल डे। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। 15 सितंबर को एक और डे हम लोग देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दिस डे इज कॉल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हम लोग 15 को सेलिब्रेट करते हैं। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको बता दूं, सिंस 2007। किसने डिक्लेयर किया था कि हम लोग ये डे सेलिब्रेट करेंगे? ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इट। 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि ठीक है सर, ऐसा दिन भी एक बार सेलिब्रेट होगा। और 2008 से हम लोग इसको फिर सेलिब्रेट करने लगते हैं। आपको बता दूं, द ओल्डेस्ट कंसेप्ट, लाइक द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो आया था वो ग्रीस से आया था। इसी कंट्री में एक जगह है एथेंस। एथेंस को कहा जाता है दिस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हाँ, वो बात अलग है कि
वैसे ओल्डेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अमेरिका है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इंडिया है। आगे चलते हैं यार। 16 सितंबर को हम दिन सेलिब्रेट करते हैं विच इज कॉल्ड वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे क्यों? देखिए, जब हम लोगों को ये पता लगा ना कि ओजोन लेयर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ओजोन लेयर का बहुत काम है। ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द यूवी रेस। और अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को देखें तो ओजोन लेयर कोई अलग से लेयर नहीं है, ओजोन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर का ही पार्ट है। इसको आप लोग लाइफ सेविंग लेयर कहते हैं, क्योंकि यूवी रेस को ये लोग अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देते। तो फिर हम लोगों को दिखा यार, ओजोन लेयर में बड़े बड़े से होल डेवलप हो गए हैं, खास करके अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया रीजन के ऊपर। फिर साइंटिस्ट इसकी तह तक गए, और फिर हमको पता लगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैस से। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मगर बाकी सब ग्रीन हाउस गैसेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी लाइट वेट होती है। 98% ग्रीन हाउस गैसेस ट्रोपोस्फियर तक रुक जाती है। केवल एक ही ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो ट्रोपोस्फियर को भी क्रॉस कर लेती है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के एक पार्टिकल से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक पार्टिकल ओजोन के एक पार्टिकल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिजल्टेंट भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही बनाता है। तो एक तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन चेन रिएक्शन को जन्म देता है, जो कि समर में बहुत तेज हो जाती है, और समर में इसलिए ओजोन होल काफी बड़े दिखते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था, जो जनवरी 1989 तक लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने दुनिया में ये बोला था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीजेड, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हालांकि हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स भी कोई बहुत अच्छी गैस नहीं है। ठीक है जी। तो 16 सितंबर को आप लोग ओजोन डे मनाते हैं, तो इसकी पीछे की पूरी मैंने आप लोगों को बता दी। 16 ही क्यों चुना गया? क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। वो बात अलग है कि ये प्रोटोकॉल लागू जनवरी 1989 में हुआ। चलिए जी, अब मैं यूपीआई के ऊपर आ जाता हूं। ये न्यूज केवल और केवल दोस्तों टैक्स पेमेंट्स के लिए है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर थिंग। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक वो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है यूपीआई। तो यूपीआई इज अ प्रोडक्ट, और यूपीआई की पेरेंट कंपनी कौन सी है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूपीआई इंडिया में 2016 से लॉन्च हुआ था। 2016 में यूपीआई वाज लॉन्च्ड, और आज यूपीआई इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी देखने को मिलता है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला हाल फिलहाल में, कि हम लोग यूपीआई की लिमिट बढ़ा दे रहे हैं। पहले 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़ाकर हम इसको 5 लाख कर दे रहे हैं, कि आप लोग 5 लाख तक सिंगल ट्रांजेक्शन में भेज पाएंगे। क्या किसी को भी भेज दूं? नहीं। दिस सर्विस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेमेंट। और ये कब किया गया था ये भी आपको बता दूं। अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है यार, या आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करना है, तो बस टैक्स पेमेंट के लिए आप यूपीआई एज अ प्रेफर्ड ऑप्शन वहां पे चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन डू यूपीआई। और अगर आपका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे 3, 3.5, 4 लाख का टैक्स है, तो आपको पहले बार बार यूपीआई करना पड़ता था इन ऑर्डर टू पे दैट टैक्स, क्योंकि पहले यूपीआई की जो लिमिट थी वो 1 लाख थी। तो अब टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, तो अब आप अपने फोन से बहुत इजीली टैक्स भी पे कर सकते हो। बट आपको बता दूं, बाकी सब कैटेगरीज के लिए लिमिट आज भी 1 लाख ही है। फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज द लिमिट इज स्टिल 1 लाख रुपीज। इस लिमिट को 5 लाख केवल और केवल एक्सक्लूसिवली टैक्स पेमेंट्स के लिए किया गया है। क्या इंडिया में सर सभी के लिए 1 लाख की लिमिट है? नहीं बेटा, टैक्स पेमेंट के अलावा इफ यू आर पेइंग योर एजुकेशनल फीस, इफ योर पेरेंट्स आर पेइंग योर फी, if you are paying your hospital bills, if you are buying some government securities, तो हॉस्पिटल बिल्स, एजुकेशनल बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहां पर भी यूपीआई की लिमिट 5 लाख रुपीज है। तो इनमें अब आप टैक्स पेमेंट्स को भी जोड़ लीजिए। इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी है, तो वहां पर यूपीआई की लिमिट आज भी 1 लाख रुपीज ही। आगे चलते हैं। वंदे भारत ट्रेन तो आपको पता ही है, दिस इज इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। इसको हम लोग मिनी बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। बट कैन यू टेल मी द ओरिजिनल नेम ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस?
वंदे भारत एक्सप्रेस जब इंडिया में लॉन्च हुई थी ना, तब इसका ओरिजिनल नेम था ट्रेन 18। लेटर इट वाज चेंज टू वंदे भारत एक्सप्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6 मोर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो इस समय बिहार में चलेंगी। सॉरी, 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में से 4 ट्रेन तो बिहार में चलेगी। अब यहाँ पर बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो इस बार थर्ड टर्म में आई है, वो कंप्लीट मेजोरिटी के साथ नहीं आई। इसमें एनडीए एक बहुत बड़ा पार्टनर, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट है, और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है फिलहाल। नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अब ये अपीजमेंट पॉलिसी कह लो या कुछ भी, तो हालांकि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अपने करंट को अपने करंट तक रखते हैं। तो ये 4 ट्रेन जो चलने वाली हैं आपके बिहार में, ये कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करेगी? सबसे पहले तो टाटानगर से पटना के बीच में चलाई गई, गया से हावड़ा के बीच में, वाराणसी टू दियोघर, भगलपुर टू हावड़ा। तो ये 4 वंदे भारत एक्सप्रेस इन रूट्स पर चलेंगी। तो इन टोटल प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे की बात करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट इंडिया में बहुत ही अफर्मेटिव गवर्नेंस हो रही है, और सभी स्टेट्स को कुछ सीखना चाहिए गुजरात से। हम लोगों ने नीति आयोग बनाया था ना, याद आ रहा है? नीति आयोग, थोड़ा बहुत आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए थे 2014 में, तो 1 जनवरी 2015 से उन्होंने नीति आयोग को इंप्लीमेंट कर दिया था। नीति आयोग ने पहले कभी एक बॉडी होती थी हमारी इंडिया में जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और नीति आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? नीति आयोग को हम लोग एक थिंक टैंक बोलते हैं। थिंक टैंक जहां पे सभी स्टेट्स आते हैं, अपने अपने राय रखते हैं, और सभी स्टेट से पूछ के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पर डिसीजन लेते हैं। तो बेटा, नीति आयोग तो इंडिया लेवल पर काम करती है। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है जी। तो उसी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने नीति आयोग की लाइंस पर ही एक स्टेट, मतलब एक स्टेट लेवल पर, ये समझ लीजिए कि नीति आयोग जैसी बॉडी बनाई, और इसका नाम रखा है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर ग्रिट की क्या वो रखा गया है, क्या कहते हैं फुल फॉर्म? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पाटिल, जो आपके सामने इस समय इमेज में भी है। और जिस तरीके से नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से यहां पर कहा गया कि ग्रिड के चेयरमैन जो होंगे वो होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। फाइनेंस मिनिस्टर को हालांकि यहां पर वाइस चेयरमैन बनाया गया। जो भी गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो ग्रिड के वाइस चेयरमैन होंगे। और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, ये सब एज अ मेंबर ग्रिड में शामिल होंगे। तो इन टोटल ग्रिड में 10 मेंबर्स को रखा गया, ठीक है। एंड दिस ग्रिड हैज बीन स्टेब्लिश्ड इन लाइंस ऑफ नीति आयोग। तो ग्रिड के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गुजरात भी पढ़ लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर आपके सामने ही है, भूपेंद्र भाई पाटिल, और गवर्नर यहाँ पर है आचार्य देवव्रत। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। ये है दोमाराजू गुकेश। एवरीवन शुड नो हिम। 18 साल के मिस्टर, मैं ये बोलूंगा चेस चैंपियन है दोमाराजू गुकेश, जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, चेस प्रोडिगी। ही वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद यंग चेंज मेकर अवार्ड। और ये यंग चेंज मेकर अवार्ड किसका है? बिजनेस लाइन का है। ऑफ कोर्स गुकेश, मतलब दोमाराजू गुकेश इस अवार्ड को लेने नहीं जा पाए। और लेने क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ये ऑलरेडी, मतलब फिलहाल इनका प्रोग्राम चल रहा था, तो इनके बेसिस पर इनके पेरेंट्स ने ये अवार्ड रिसीव किया। तो अवार्ड वाज एक्सेप्ट, सॉरी, इनके पेरेंट्स ने, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये अवार्ड रिसीव किया, क्योंकि मिस्टर गुकेश जो है वो 45th चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए इस समय बुडापेस्ट गए हुए हैं। गुकेश के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं, कुछ इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो गुकेश मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर। बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, ही इज द थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू डू सो आफ्टर मिस्टर बॉबी फिशर एंड मैग्नस कार्लसन। अगर मैं इसकी मिस्टर गुकेश की ईएलओ रेटिंग आपको बताऊं, जो कि चेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आप मतलब किस लेवल के खिलाड़ी है। तो गुकेश ने मार्च 2022 में 2700 ईएलओ रेटिंग को क्रॉस कर लिया था, और ऐसा करने वाले ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। मतलब ये मान के चलिए कि 2750 ईएलओ रेटिंग थी इनकी जब ये 16 साल और 1 महीने के थे। एंड ही बिकेम द थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड
आप इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, ही इज द थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस 2700 मार्क ELO एट जस्ट 16 years ऑफ एज। इसके बाद आगे चलते हैं यार। आई एम फीलिंग सो प्राउड टू टेल यू दिस, इंडियन नेवी की 2 विमेन ऑफिसर्स, दे आर ऑल सेट टू एम्बार्क ऑन अ चैलेंजिंग ग्लोबल ब्लू वाटर वॉयज। मतलब पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटने वाली हैं ये दोनों। और आपको बता दूं ये एकदम से अनाउंस नहीं हुआ है, कई सालों से ये दोनों तैयारी कर रही हैं। बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि पूरे की पूरे वर्ल्ड को सरकम नेविगेट करना आसान नहीं है, क्योंकि इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम स्किल्स, फिजिकल फिटनेस चाहिए, मेंटल अलर्टनेस चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता होता, जब आप ओशन में होते हैं तब यहीं पर आपको अच्छा लगता है, बट ओशन में हर एक चीज बड़ी खतरनाक हो सकती है। और ये दोनों ही ऑफिसर पिछले लास्ट 3 सालों से मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का सेलिंग एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, अपने आप को मेंटली और फिजिकली इन्होंने काफी फिट रखा है। इनके मेंटोर कौन है? तो दे आर बीइंग ट्रीटेड, सॉरी, दे आर बीइंग ट्रेन्ड अंडर द मेंटोरशिप ऑफ रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमे। आपको बता दूं ये पूरा की पूरा सरकम नेविगेशन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड का है, इसको इसको कहा क्या गया है? दिस प्रोजेक्ट इन इंडिया इज कॉल्ड सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन। तो ये वोएज, मतलब ये जो सरकम नेविगेशन पर जा रहे हैं, ये जो वर्ल्ड घूमने के लिए जा रहे हैं दोनों, ये सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन का एक पार्ट है। पिछले 3 सालों से इन दोनों ऑफिसर्स ने इसकी बेहतरीन तैयारी करी है, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो शिप लेके ये जाएंगे वो शिप INSV तारिणी है। आपको बता दूं, INSV तारिणी। इससे पहले भी बेटा, इससे पहले भी ऐसा एक एक्सपीडिशन, सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन के अंडर ऐसा एक एक्सपीडिशन 6 मेंबर्स ने किया था, जिसमें 6 की 6 विमेन थे। 6 की 6 विमेन क्रू मेंबर्स ने इससे पहले भी एक एक्सपीडिशन किया है। और ये एक्सपीडिशन गोवा से शुरू हुआ, ब्राजील के रियो डो जेनेरियो में खत्म हुआ, वाया केप टाउन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद वापस आया। उस समय भी INS तारिणी को ही यूज किया गया था। मैं बात कर रहा हूं 2023 की, मतलब ये वापस आया 2023 में। INS तारिणी बहुत ही रिनाउंड है फॉर सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब विद एन ऑल विमेन क्रू, क्योंकि इससे पहले ये हिस्टोरिक सागर परिक्रमा इवेंट 2017 में शुरू हो चुका है। उस समय भी 2017 में INS तारिणी का ही यूज किया गया था। तो INS तारिणी ऑन बोर्ड कई बार विमेन क्रू मेंबर्स वर्ल्ड को सरकम नेविगेट कर चुके हैं। ठीक है जी। तो सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन का अगर मैं लोगो आपको दिखाऊं, तो ये लोगो कुछ ऑक्टागोनल है शेप में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन नेवी को बिल्कुल सेंटर में। और एक सन आपको दिखता है विच इज सिग्निफाइंग द सेलेस्टियल बॉडी एंड द कंपस गाइडिंग द सेलर्स थ्रू चैलेंजिंग सीज। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। बेटा ये डायमंड लीग है, और ये जस्ट ओलंपिक्स के बाद ही हुई थी। हम सब सो रहे थे और हमको पता लगा कि मात्र 1 सेंटीमीटर से जो नीरज चोपड़ा है वो गोल्ड, या ये कह लीजिए कि डायमंड लीग जीत नहीं पाए। तो नीरज चोपड़ा जो इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक्स में, और सिल्वर मेडलिस्ट है पेरिस ओलंपिक्स में, उन्होंने 2024 के डायमंड लीग फाइनल में सेकंड प्लेस के साथ खत्म किया। फर्स्ट प्लेस एंडरसन पीटर्स की आई। आपको बता दूं ये वही भाई साहब है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है, बट इस भाई ने डायमंड लीग जीत लिया। इन्होंने बहुत एफर्ट मार के 87.87 मीटर का थ्रो फेंका। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, मात्र 1 सेंटीमीटर से हमारे नीरज चोपड़ा यहाँ पर हार जाते हैं, मतलब सेकंड आ जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बने थे उस समय टू विन द डायमंड लीग ट्रॉफी इन 2022। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले ये पहले इंडियन बने थे 2022 में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, जस्ट उसके बाद ही इन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी भी लिफ्ट कर ली थी। सितंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट होता है। इस दिन का थीम क्या है? इस दिन का थीम है इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। इट रिकॉग्नाइजेस द क्रूशियल रोल पेशेंट्स, फैमिलीज, केयर गिवर्स प्ले इन द हेल्थ केयर सेफ्टी। आपको लगता है ना कि भाई एक पेशेंट की रिकवरी के पीछे एक डॉक्टर्स का हाथ है? मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के अलावा फैमिलीज और केयर गिवर्स ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए जी, आपको बता दूं 2019 से ही वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में IWW 2024, जो कि है इंडिया वाटर वीक।
ये इंडिया वाटर वीक 2024 में जो हो रहा है, ये इंडिया वाटर वीक का 8th एडिशन है, जो 17th ऑफ सितंबर को इनॉग्रेट हुआ बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री राजभूषण चौधरी, ये भी इवेंट में प्रेजेंट थे। आपको बता दूं यार, ये इंडिया वाटर वीक का जो थीम रखा गया इस बार 2024 का, वो क्या है? पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये पूरा की पूरा इवेंट एक्चुअली में एम्फेसाइज करता है कि कितना ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच में पार्टनरशिप होना, ताकि वाटर मैनेजमेंट बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से हो सके। तो 17th ऑफ सितंबर से शुरू हुआ, 21st ऑफ सितंबर को खत्म हुआ। भारत मंडपम में ये पूरा प्रोग्राम चला। उसके बाद बात करते हैं यार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ नगोजी ओकोन्जो इवेला। नगोजी ओकोन्जो इवेला, शी इज गोइंग टू परस्यू द सेकंड टर्म नाउ। यस, पहली भी यही थी चीफ, अब इनको दोबारा से अनोनिमसली इलेक्ट कर लिया गया है फॉर द सेकंड टर्म। इनकी टर्म 31st ऑफ अगस्त 2024 में एक्सपायर हो रही थी, इसको दोबारा रिन्यू कर दिया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोन्जो इवेला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जब पहली बार मैडम चीफ बनी थी ना 2021 में, तब ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल थी WTO की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 1955 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज की डेट में WTO में 166 मेंबर्स है। आगे चलते हैं, ये RS शर्मा आपको दिख रहे होंगे। RS शर्मा, इनको अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट कर दिया गया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ ONDC। आप में से बहुत सारे बच्चे आई होप ONDC नहीं जानते होंगे। ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है यार ये? आपको थोड़ा बहुत पता है ना, अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, Amazon बिजनेस, है ना? Amazon बिजनेस को डाउनलोड करके आप प्रोडक्ट को Amazon पे लिस्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, Amazon बिजनेस इसकी कमीशन लेता है। जो प्रोडक्ट्स आपके Amazon के थ्रू बिकते हैं, ऑफ कोर्स Amazon उससे आपसे कमीशन मांगेगा। फिर फ्लिपकार्ट आपके पास आता है। आपको नहीं लगता इंडिया में इन दोनों अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट की हेजिमनी है? ये दोनों ई-कॉमर्स बिजनेस ही तो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ई-कॉमर्स बिजनेस। ये ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना एक्चुअली में ई-कॉमर्स बिजनेस कहलाता है। तो ऐसा लगता है जैसे इन दोनों ने इंडियन मार्केट पे ड्यूओपोली सी बना ली है। ड्यूओपोली का मतलब केवल यही दोनों हम लोगों को प्लेयर्स दिखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट कि यार इन लोगों की ड्यूओपोली को एंड करते हैं, ताकि इंडिया में छोटे छोटे ट्रेडर्स भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सके। उनको Amazon और फ्लिपकार्ट की ड्यूओपोली से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो ONDC हम लोगों ने लॉन्च कर दी। 2021 में ONDC को लॉन्च किया गया था। ये भी बता दूं, इसके CEO इस समय थैम्पी कौशी है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, जिसको स्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू डिवेलप ई-कॉमर्स, ओपन ई-कॉमर्स। और आपके जो प्रोडक्ट्स ONDC से बिकते हैं ना, उसके लिए आपको ONDC को कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो RS शर्मा ONDC के बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। इससे पहले RS शर्मा जो हैं ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। बहुत सारी पोजीशंस इन्होंने होल्ड करी है, जैसे ही हैज रिमेन DG एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ UIDAI। ही हैज रिमेन चेयरपर्सन ऑफ TRAI आल्सो, एंड ही हैज रिमेन द CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो काफी अच्छा करियर है इनका। फिर आगे चलते हैं। सितंबर 18 को बेटा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे एक्चुअली में इसकी शुरुआत की गई थी कमेश सालाम के द्वारा, हु इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर बेटा बेल्जियम की सिटी एंटवर्प में है। आप मुझे बताओगे एंटवर्प किस लिए फेमस है? ऑफ कोर्स बैम्बू के लिए फेमस नहीं है, बट इसको वर्ल्ड मार्केट ऑफ डैश कहा जाता है। तो एंटवर्प को वर्ल्ड मार्केट किस किस चीज की वर्ल्ड मार्केट एंटवर्प को बुलाया जाता है? तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिन 2009 में सेट किया था, तब से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा। इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया ने होस्ट करा है सितंबर 19 से तो 21 तक सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का सेकंड एडिशन इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। फसाई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फसाई के साथ
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता बता दूं, फसाई क्या है। फसाई इंडिया की वो बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है खाने पीने के आइटम्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को सब स्टैंडर्ड चीजें बेची जाए और वो उसको खा के बीमार हो जाए। फिर आगे चलते हैं बेटा। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अभी हाल फिलहाल में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। और भेल को ये पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि भेल इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे से इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, बहुत ही अच्छे से। दे हैव एक्सीलेंटली इंप्लीमेंटेड द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। नाउ यू नीड टू टेल मी अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 से शुरू होता है। अंडर विच आर्टिकल हिंदी हैज बीन मेंशन्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में बताया गया है? चलिए छोड़िए, आर्टिकल 343 है बेटा वैसे तो, और ये हम लोगों ने पिछले वीक के करंट में भी कवर किया था। अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा। 17 सितंबर को दिल्ली वालों को शॉक लगा। अरविंद केजरीवाल सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना जी हैं। ये अतिशी के साथ अगर मैं आपको बता दूं तो ये अतिशी दिल्ली की तीसरी विमेन या फीमेल मुख्यमंत्री है आफ्टर शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज एंड नाउ वी हैव अतिशी मारलेना। इसके बाद आगे चलते हैं यार। हरमनप्रीत सिंह को कौन नहीं जानता? पेरिस ओलंपिक्स में, और इनकी जो हमारे इंडिया के गोलची है जिसको वॉल ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, वॉल ऑफ इंडियन हॉकी भी कहा जाता है, PR श्रीजेश। तो हरमनप्रीत सिंह और इंडिया के रिटायर्ड गोलकीपर PR श्रीजेश, इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड। आई सेड दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। FIH का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी आप इसको बोलते हैं। तो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड के लिए इन दोनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट पेरिस ओलंपिक्स। हमको पता ही है हरमनप्रीत सिंह के बारे में। हरमनप्रीत सिंह इंडिया के इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 10 गोल करे। किसी भी प्लेयर ने पूरे टूर्नामेंट में इतने गोल्स नहीं मारे जितने हरमनप्रीत सिंह ने मारे। और अगर मैं PR श्रीजेश की बात करता हूं तो भाई साहब इनके लिए तो कहा ही जाता है, पेनल्टी शूट में इंडिया को इन्होंने, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था इंडिया ने पेनल्टी शूट में, बिकॉज ऑफ दिस मैन PR श्रीजेश। गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको मिला है। इंडियन हॉकी की वॉल कहे जाते हैं ये। पेरिस ओलंपिक्स इनका लास्ट ओलंपिक्स था, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले ली। एक और हॉकी की बहुत अच्छी न्यूज है, पढ़ाते हुए भी मन एकदम खुश हो जाता है। चाइना को हम लोगों ने डिफीट किया, और आई हैव सीन अ पिक गोइंग वायरल ओवर इंस्टाग्राम, जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स इस मैच को देखने पहुंचे विद चाइनीज फ्लैग्स इन देयर हैंड्स। ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान के नए पापा है चाइना, तो चाइना चाइना तो बोलेंगे ही। इंडिया वॉन द 5th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराया। और आपको बता दूं ये डिसाइसिव गोल किसने किया? डिसाइसिव गोल 51st मिनट में जुगराज सिंह ने किया। जुगराज सिंह को असिस्ट किया हरमनप्रीत सिंह ने। तो हरमनप्रीत सिंह ने असिस्ट किया और 51st मिनट पर जुगराज सिंह ने गोल मारा, और चाइना यहां पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हार जाता है। चाइना का डिफेंस स्टार्टिंग में काफी अच्छा था, हालांकि इंडियन प्लेयर्स का भी डिफेंस कुछ कम नहीं था, बट बहुत मुश्किल मैच था। समझ नहीं आ रहा था जीतेगा कौन, क्या पता ये पेनल्टी शूट आउट तक आगे जाता। तो 17 सितंबर को मैच हुआ था, ओपोनेंट हमारा चाइना था। विनिंग गोल जुगराज सिंह ने किया। इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराया। आगे चलते हैं बेटा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने जजेस बनते हैं ना, वो सभी जजेस के नाम इंडिया में रिकमेंड करता है कॉलिजियम। कॉलिजियम क्या है तो आपको थोड़ा बहुत बता दूं, एक ग्रुप है यार। बहुत इनिशियल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 जजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इस 5 जजेस में एक तो चीफ जस्टिस होता ही होता है। तो चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर जजेस। तो ये पांचों की पांचों जजेस डिसाइड करते हैं वोटिंग से कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा और हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अभी फिलहाल कॉलिजियम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख के भेजा। कुछ नाम इन्होंने रिकमेंड करे हैं कि जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, इनको मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस ताशी रापस्तन, इनको जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस सुरेश कुमार कैट,
इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, और जस्टिस GS सांधावालिया इसको इनको हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में बिठाया जाए। तो इन्होंने कॉलेजियम ने बहुत फ्रेश रिकमेंडेशंस आगे भेजी हैं। और ये सब चीजें करेगा कौन? देखो यार, इनका काम है केवल रिकमेंड करना, ये सारा के सारा काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सारी चीजें करेंगे। और आपको बता दूं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें से किसी भी नाम से खुश नहीं है तो ही कैन सेंड बैक द लिस्ट फॉर रिकंसिडरेशन। और अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी सेम ही लिस्ट आती है तो विद दिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट लेफ्ट विद एनी अदर चॉइस, बट उनको कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉलेजियम की रिकमेंडेशन दोस्तों एक ही बार वापस कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसको बनाया गया था 2015 के इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के बाद इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसको 2015 में बनाया गया था विद द एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। और आज की डेट में अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो नेपाल बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101 या 101 मेंबर, 101वां सदस्य बन गया है नेपाल ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेपाल ने रेटिफिकेशन लेटर न्यू दिल्ली में ISA की चीफ को हैंडओवर किया है। डायरेक्टर जनरल ISA के इस समय डॉक्टर अजय माथुर है। और जैसे कि मैंने बोला था, इस ISA को बनाने के पीछे फ्रांस का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट उस समय भी इमैनुअल मैक्रोन थे, आज भी इमैनुअल मैक्रोन ही है। तो ISA को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया अफ्रीका समिट में, और अ मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज बिफोर 2015। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ब्रेन चाइल्ड था ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला था कि अगर हम दुनिया भर में पैनल्स लगा दें, सोलर पैनल्स, और सभी सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो एक इंटरनेशनल ग्रिड बन जाएगी। और अगर इंटरनेशनल ग्रिड बन गई ना तो हम लोगों को थर्मल एनर्जी, हमको न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इको फ्रेंडली एनर्जी हम लोगों की चलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हेग, द हेग आप जानते हैं ये नेदरलैंड्स में है। द हेग, इट हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू प्रोहिबिट द एड्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स। जैसे आपको पता है ना, वो सिगरेट के पैकेट पर एड आती है कि आपको टोबैको नहीं खाना चाहिए, और वो एड बेटा 1960 से चली आ रही है। हर टोबैको के पैकेट पर वो टोबैको की एड आती आती है। उसी तरीके से हेग दुनिया में ऐसी पहली सिटी बन गई है जो ऐसी सारी एडवर्टीजमेंट्स को बैन करेगी, ऐसे सारी एड्स को बैन करेगी जो एड्स फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। कि आपको सबको पता है फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द अर्थ। तो ये डच मतलब नेदरलैंड की सिटी है, और इन्होंने ये फर्स्ट इसी थर्ड वीक के फ्राइडे में इन्होंने ये फैसला लिया था। थर्ड वीक का फ्राइडे आप देख लीजिए एक बार। और ये डिसीजन मतलब ऐसा सबसे पहले किसने बोला था? तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है ना, एंटोनियो गुटेरेस ने भी बोला था कि यार जैसे सरकारें टोबैको को बैन करने के लिए टोबैको के पैकेट्स पर एड लगाकर बेचती है, उस तरीके से व्हाई डोंट वी डू सच थिंग्स फॉर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स एज वेल। तो हेग के बारे में आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नेदरलैंड्स में है, और हेग में दो संस्थाओं का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ एंड ICC। इसके बाद आगे बात करते हैं यार, ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स का एक बैंक है, और ब्रिक्स देशों के बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया को भी ज्वाइन कर लिया गया है। अल्जीरिया हैज बीन ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्जीरिया ब्रिक्स का मेंबर हो गया है, आई सेड अल्जीरिया NDB का मेंबर हो गया है। ब्रिक्स के 5 देशों ने, कौन से 5? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर 2015 में ब्रिक्स देशों का एक बैंक बनाया था जिसका नाम था NDB। 2021 में NDB की मेंबरशिप बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे को भी दी गई थी। ठीक है जी। और अब हम लोगों ने इस ब्रिक्स में या ब्रिक्स बैंकों में हमने अल्जीरिया को भी ऐड कर लिया। अल्जीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्जीरिया यहाँ पर सबसे पहले आप इनकी करेंसी देख लीजिए। अल्जीरिया में दिनार चलते हैं, अल्जीरियन दिनार, और कैपिटल है इनकी एल्जीयर्स। एल्जीयर्स प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नादिर, एंड द प्रेसिडेंट इज माजिद। अब्दुल माजिद यहाँ पे अल्जीरिया के प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर
योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। जटायु क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है हमारे पास रामायण में। जब मां सीता जी का हरण करके ले जा रहा था रावण, तब जटायु जी ने अपने प्राणों की बलि दी थी। पुष्पक विमान को रोकने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश करी थी। तो जटायु क्या है? जटायु एक्चुअली में वल्चर्स का किंग है, जनरली ऐसा कहा जाता है। तो दिस सेंटर इज वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर किंग वल्चर, एशियन किंग वल्चर। वल्चर होते हैं गिद्ध, तो एशियन किंग वल्चर्स को इस सेंटर में प्रोटेक्ट किया जाएगा। एशियन किंग वल्चर्स रेड हेडेड वल्चर्स के नाम से भी फेमस है। वैसे तो कई सारे वल्चर्स की कैटेगरी है, बट इस सेंटर में, इस गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में जो ये जटायु कंजर्वेशन सेंटर है, यहाँ पर रेड हेडेड वल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वैसे इंडिया में और भी बहुत सारे जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है जहां पर वल्चर्स की और ब्रीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बट गोरखपुर केवल एशियन किंग वल्चर की तरफ मोटिवेटेड है। ये और किसी वल्चर की प्रजाति को नहीं देखेगा। इट विल प्रोटेक्ट द वेराइटीज ऑफ एशियन किंग वल्चर। तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर इस सेंटर को स्टेब्लिश किया है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सेंटर, ये जटायु कंजर्वेशन सेंटर 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2.8 करोड़ की लागत के साथ इस सेंटर को बनाया गया है। नन ऑफ योर लाइक इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बात करते हैं 9th लद्दाख जंस्कार फेस्टिवल इस महीने शुरू हुआ। आई सेड 9th लद्दाख जंस्कार फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल में लद्दाख की दूर दूर से ट्राइब आई और उन्होंने परफॉर्म, अपने अपने तरीके से परफॉर्म किया। जैसे पुर्गी ट्राइब्स आई कारगिल से, शीना ट्राइब आई द्रास से, दर्द आर्यन ट्राइब आई आर्यन वैली से, चांगपा ट्राइब आई चंगतांग से। तो बहुत सारी ट्राइब्स आई और उन्होंने जंस्कार इस फेस्टिवल में अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। और ये बहुत खास हो जाता है, जंस्कार फेस्टिवल इस साल का बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जंस्कार को ऑफिशियली लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जंस्कार के डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये पहला जंस्कार फेस्टिवल है, जो 9th एडिशन है। वैसे तो इससे पहले 8 बार और हो चुका है। इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा के द्वारा। ठीक है जी। कैपिटल लद्दाख की लेह है और अभी करंटली लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास है। फिर हम ईरान की बात करते हैं। देखिए, यूं तो अगर मैं ईरान की बात करूं तो मुस्लिम्स भी 2 कैटेगरी के होते हैं, सुन्नी और शिया। बट पहली बार ईरान की बात कर लेते हैं। तो ईरान में सुन्नियों की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। मेजॉरिटी ईरान एक शिया, एक शाइट मुस्लिम कंट्री है। तो कहा जाता है 45 सालों के बाद पहली बार ईरान ने किसी किसी सुन्नी मुसलमान को एज अ रीजनल गवर्नर इन वो ईरान में बनाया है। मतलब एक सुन्नी मुसलमान को। और ईरान के जो न्यू प्रेसिडेंट है मसौद, अपना मिस्टर मसौद के द्वारा मिस्टर अर्श हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कुर्दिस्तान प्रोविंस। तो किस प्रोविंस के गवर्नर बने हैं? कुर्दिस्तान प्रोविंस के। तो यहां पर आपको बता दूं, तकरीबन आफ्टर 45 इयर्स सम सुन्नी हैज बीन इलेक्टेड एज अ रीजनल गवर्नर इन ईरान। मिस्टर अर्श की बात करें या अरश की बात करें तो ही इज 48 इयर्स ओल्ड और इससे पहले भी एमपी रह चुके हैं ईरान की पार्लियामेंट में 2020 से 2024 तक। ईरान में अगर मैं कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल दिखाऊं तो इस समय ईरान में 10% सुन्नी की पॉपुलेशन है। मेजॉरिटी ईरान एक शाइट मुस्लिम देश है। ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ पे रियाल करेंसी चलती है। Then we have Anurag Garg. Mr. Anurag Garg has been recently appointed as the new Director General of NCB, Narcotics Control Bureau. ये वही ब्यूरो है जिसने आर्यन खान को अरेस्ट किया था, if you remember. मिस्टर गर्ग के बारे में बात करें तो ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश काडर। एनसीबी को बनाया गया था दोस्तों 17 मार्च 1986 एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। आगे चलते हैं। पंजाब किंग्स एक्चुअली में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब 8 टीम्स ही थी आईपीएल में, 8 फ्रेंचाइजी थी। तो वो 8 ओरिजिनल फ्रेंचाइजीज में से एक पंजाब किंग भी था। उससे इससे पहले ये किंग्स 11 पंजाब होता था। आजकल ये पंजाब किंग्स के नाम से फेमस है। और अभी हमने पिछले हफ्ते राहुल द्रविड़ को देखा था। ही हैज बीन इलेक्टेड एज अ कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स। और आज आप देख लीजिए रिकी पॉन्टिंग को बना दिया गया है पंजाब किंग्स का मतलब हेड कोच।
और अगर मैं रिकी पॉन्टिंग के करियर के बारे में बताऊं तो इन्होंने मुंबई इंडियंस को भी कोच किया है, दिल्ली कैपिटल्स को भी इन्होंने कोच किया है। मुंबई इंडियंस को चैंपियनशिप ट्रॉफी इन्होंने दिलाई है और दिल्ली कैपिटल्स 4 बार प्लेऑफ में इनकी वजह से पहुंचा है। हालांकि मैं इनके बारे में अभी तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट बाद में इनके बारे में कभी बताऊंगा। बेटा इंडिया का लाइट टैंक जोरावर, इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन लाइट टैंक जोरावर के। एक बहुत ही वर्सटाइल टैंक है, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे जो टास्क है ये परफॉर्म कर सकता है इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम वेट का है, 25 टन का तो ये टोटल है। बहुत ही तेज स्पीड में मूव कर सकता है माउंटेनियस वैली में। और सबसे खास बात इस टैंक की क्या है कि इंडियन एयरफोर्स का C-17 जो आपका क्या कहते हैं अपना इसका जो C-17 एयरक्राफ्ट है, वो 2 जोरावर टैंक, आई सेड 2 जोरावर टैंक एट अ टाइम ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इतने लाइट वेट है ये। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं तो इन जोरावर टैंक्स को डिवेलप कौन कर रहा है, तो क्योंकि अभी इनिशियली तो 59 टैंक्स ही इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, इन टैंक्स को बनाने का पूरा जिम्मा उठाया है CVRDE ने। CVRDE स्टैंड्स फॉर कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की ही एक यूनिट है। और यहाँ पे जोरावर टैंक LNT के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ इन टैंक्स को मिलकर बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जॉर्डन की। जॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी को आप हैंसन डिजीज भी कहते हैं, जो कि एक क्रॉनिक इंफेक्शियस डिजीज है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के वायरस से एक होती है। और एक्चुअली में एक स्किन डिजीज है यार ये आपकी स्किन को, आपकी नर्व्स को ये परमानेंटली डैमेज कर सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया। तो जॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो लेप्रोसी फ्री। WHO के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मिस्टर टेड्रोस अधनॉम, याद कर लीजिएगा, WHO के DG है, और डेप्यूटी DG है माइकल रियान। इसके बाद बात करते हैं बेटा, असम गवर्नमेंट ने रोल आउट कर दी है ओरुनुदोई स्कीम। ओरुनुदोई क्या है? देखिए, ऐसी कई सारी स्कीम पहले से ही बहुत सारे स्टेट्स में चल रही है। जैसे MP में चल रही है लाडली बहना स्कीम, जहां पे लड़कियों को वो 1500 से शायद 2000 के बीच में मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो असम की गवर्नमेंट अंडर द पॉलिसी ओरुनुदोई विमेन्स को, एलिजिबल विमेन को यहाँ पर 1250 का मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा, मतलब 1250 रुपीज मंथली विल बी गिवन। तो एक ये विमेन सेंट्रिक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। अच्छा है। असम के बारे में बात करें तो कैपिटल असम की दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर है। लक्ष्मण आचार्य इज द गवर्नर। बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी मीट भी हुआ था। तो फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो हुआ, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो दिल्ली के बाहर हुआ। दिल्ली के बाहर ये गुजरात में हुआ। और गुजरात में आप देखिए, इस पूरे की पूरे अवार्ड सेरेमनी में गुजरात ऑल्सो एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर। बहुत सारे अवार्ड गुजरात ने जीते। तो 3 दिन तक आपको बता दूं ये इवेंट चला। कौन कौन से अवार्ड गुजरात को मिले? तो गुजरात has been given rank first in overall renewable energy capacity, in overall wind power capacity। हालांकि सोलर पावर कैपेसिटी में गुजरात का नंबर 2 है, क्योंकि सोलर पावर कैपेसिटी में नंबर 1 राजस्थान रहा। तो गुजरात वैसे सभी स्टेट्स में से टॉप परफॉर्मर रहा। राजस्थान को रैंक नंबर 1 मिला सोलर पावर कैपेसिटी में, और ऐसे कई सारे अवार्ड्स राजस्थान ने भी जीते। तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑल्सो वॉन 2 अवार्ड्स ईच फॉर दिस रिन्यूएबल एनर्जी मीट। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को भी हाइड्रो पावर कैपेसिटी अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड मिले। फिर बात करते हैं मनु बाकर के बारे में। मनु बाकर के बारे में सभी जानते हैं। शी इज द डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। बहुत ही रिसेंटली मनु बाकर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। एल्जीमर डे, वर्ल्ड एल्जीमर डे सेलिब्रेट होता है दोस्तों 21 सितंबर को। इस दिन का, इस बार का थीम था टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जीमर। एल्जीमर डिजीज का सबसे पहले पता लगवाया था एक ओल्ड जर्मन लेडी ने। मतलब एक ओल्ड जर्मन लेडी में एल्जीमर डिजीज सबसे पहले डायग्नोस किया गया था 1901 में। जर्मन साइकाइट्रिस्ट है जिनका नाम था अलोइस एल्जीमर।
तो एलॉइस एल्जीमर ने बताया था, इसलिए इस डिजीज का नाम एल्जीमर डिजीज रख दिया। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का इस बार का थीम रहा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है आज का ये करंट अफेयर सीरीज। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक दिस, और अगर सही में आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत एफर्ट्स के साथ बना रहे हैं यार, तो प्लीज एडू प्रेपरेटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। एंड वी हियर एट एडू प्रेपरेटर वी एक्चुअली बिलीव कि हम आपका बहुत हेल्प आपकी कर सकते हैं इन 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 ऑल सॉर्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स। पूरी मेहनत करके हम लोग एक वीक के 30 से 40 टॉपिक्स ढूंढ के लाते हैं, ताकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो ना छूटे आप लोगों को। दोस्तों एक और छोटी सी हेल्प हो जाएगी, इफ यू रिकमेंड अस टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड स्पेशली योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन एज यू गाइस आर डूइंग। कोई सजेशन अगर आपका हो, योर सजेशंस आर वेलकम। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट सो गुड एट इट, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू डियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कवर करेंगे सितंबर मंथ का लास्ट वीक, और इसी के साथ हमारा सितंबर मंथ खत्म हो जाएगा। एंड अब से हर वीक आपको एक वीडियो मिलेगी विच विल कवर द प्रीवियस 1 वीक ऑफ द सेड मंथ। थैंक यू डियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।